हेलो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोमिशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एलआईसी का मल्टी कैप फंड जो है उसका डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूँ। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू कर दें। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, LIC MF मल्टी कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 31 अक्टूबर 2022 है। मतलब ये फंड कोई ज्यादा पुराना फंड नहीं है। इसको लॉन्च होते थे सिर्फ 2.1 ईयर्स हो चुके हैं। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 2.1 ईयर्स में तो 25.84% तक का मैसिव रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 2.1 ईयर्स में तो 29.69% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न। अगर आप देखें एक साल में आपको 30% के करीब करीब का रिटर्न मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव मिलेगा। एक साल नहीं, 2 साल में, 2 साल में आपको मतलब कंटिन्यूअसली 2 साल तक। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा और यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसने 4 से 5% से अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है, जो कि एक अच्छा खासा मार्जिन है, वो भी 2 साल में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में। लेकिन यहाँ पे कितना रिस्क ले रखा है वो अभी हम नीचे इसके बारे में जानेंगे। मैं जब अभी आपको मार्केट कैपिटल के बारे में बताऊंगा, उसका सेक्टरल एलोकेशन के बारे में बताऊंगा, उसमें हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना रिस्क लेके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप एक साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यूसली 1000 रुपए हर महीना, तो कैसे अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 14,904 रुपीज में। जी हाँ। तो आपका पैसा करीब करीब 15,000 रुपीज में बन जा कन्वर्ट हो जाता है, वो भी सिर्फ एक साल में। तो आपका पैसा जो आपका मूल अमाउंट है वो आपका 12,000 रुपीज है, और 12,000 आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 15,000, मतलब 3,000 रुपीज का मुनाफा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा मार्जिन है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट डिपॉजिट होता 12,000 रुपीज एक साल में, और 12,000 रुपये आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 13,678 रुपीज, मतलब 1,678 रुपीज तक का आपको इसमें मुनाफा हो रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, अगर आप अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और एफडी में अगर आप देखें तो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है 12,000 रुपीज, और 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 12,462 रुपीज, मतलब सिर्फ 462 रुपीज का ही मुनाफा हो रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब मार्जिन, अगर आप एफडी करते हैं तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, मतलब एक साल में सिर्फ 462 रुपए ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3,000 रुपए का मुनाफा हो जा रहा है, और गोल्ड में कर रहे हैं तो आपको 1,678 रुपीज तक का मुनाफा हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। आपको यहीं पे शीट पे ही दिख गया होगा कि क्यों जरूरी होता है। अगर आप एफडी में फंसेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना कम रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करते हो, यहाँ पे अबव एवरेज रिटर्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरेज जो हमको कंसिडर कर रखा है हमारे कैटेगरी को, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अबव एवरेज ही रिटर्न है। तो यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क एवरेज है कैटेगरी के कंपैरिजन में, क्योंकि अब क्यों है वहां पे हम नीचे हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी करना स्टार्ट कर दिया तो आपको 200 रुपीज आप एसआईपी कर सकते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट है। तो आप स्टूडेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे इजिली इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं 200 रुपीज। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 5,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लमसम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा लमसम और एसआईपी के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब सिर्फ कम अमाउंट से भी आप इसमें एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो यहाँ पे एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आपका 1,404 करोड़ रुपीज तक का एम साइज है। तो एम साइज का एक पार्शियल इफेक्ट पड़ता है कि म्यूचुअल फंड में देखिए, अगर आपका एम साइज कम होता है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा नहीं है, तभी यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एम साइज इसलिए कम है। अगर एम साइज ज्यादा होती है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने में कैसी दिक्कत आती है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उससे अगर आप देखिए एम साइज 65,000 करोड़ रुपीज या 70,000 करोड़ रुपीज के करीब करीब पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि फंड मैनेजर बीच बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपका फंड का एम साइज ज्यादा होता है, लेकिन हाँ ये भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन एम साइज अगर कम है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी लोगों का भरोसा नहीं, कभी तभी तो यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे एक पार्शियल इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर एम साइज का देखा जाए तो 1404 करोड़ रुपीज, वो भी सिर्फ 2 साल के हिसाब से, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एम साइज के मामले में, मतलब लोगों का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में भरोसा है।
एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो पे से क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एज ए प्रॉफिट मतलब उनको एज ए कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ता है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ता है। तो देखिए अगर आपका ये 1% से नीचे हो उसको अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में ना 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि यार आप आजकल मतलब रिगरसली और कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, और 1 साल या मतलब 15 साल बाद आप देख रहे हैं कि यार आपका जो लाखों करोड़ रुपीस का कॉर्पस बन जाता है, और वहां पे आप लाखों करोड़ रुपीस एज एन एक्सपेंस रेशियो मतलब एज एन मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं फंड मैनेजर को, तो आपको कितना दुख होगा। तो इसीलिए ये 1% से नीचे होना जरूरी होता है, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उससे अच्छा खासा माना जाता है, कि देखिए 1% भी हो, 0.8% भी हो, 0.9% भी हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 0.46% है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, आप अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लेते, तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट बुकिंग करी, तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे यहाँ पे मेन बात करते हैं वो मार्केट कैपिटल। यहाँ पे आपको पता चलता है कि मार्केट कैपिटल से कितना ज्यादा रिस्क रहता है, कितना इनका एलोकेशन है अलग अलग सेक्टर्स में या फिर अलग अलग कैटेगरीज में, आप मान सकते हैं। सेक्टर्स में तो हम नीचे बात पता करेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज में। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे एक सेबी की गाइडलाइन है। सेबी गाइडलाइन ये है कि 25% तक आपका जो एलोकेशन है ना, वो मिड कैप में होना जरूरी है, 25% आपका स्मॉल कैप में होना जरूरी है, 25% आपका लार्ज कैप में होना जरूरी है। तो यहाँ पे 75% जो है ना, वो कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड है, बाकी के बचे जो 25% है वो फंड मैनेजर है, वो अपने हिसाब से लार्ज कैप में लगा सकते हैं, या मिड कैप में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, या फिर कैश या डेब्ट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है फंड मैनेजर। तो यहाँ पे इनका देखा जाए तो मिड कैप में 25.58% तक का एलोकेशन है, मतलब देख पा रहे कि इन्होंने एक थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है। 25% का मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जो कि सेबी ने गाइडलाइन दे रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक मिनिमम फॉलो कर रखा है। यहाँ पे स्मॉल कैप में देखा जाए तो 39.23% तक का एलोकेशन है, जो कि बहुत ज्यादा है। और लार्ज कैप में देखा जाए 32.71% तक एलोकेशन है, और डेब्ट एंड अदर्स में 2.5% तक एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटल के बारे में अगर मैं बताऊं, तो मैं ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप का थोड़ा कम हो सकता था और लार्ज कैप में बढ़ा सकते थे, क्योंकि देखिए इनका जो थ्रेशोल्ड है मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप में 25% तक का मिनिमम ले सकते हैं, तो इन्होंने 40% के करीब करीब ले रखा है, मतलब 15% ज्यादा ले रखा है। तो वो थोड़ा कम करके लार्ज कैप में बढ़ा सकते थे और रिस्क थोड़ा कम कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए प्लस करेंगे, तो 40 प्लस 25 कर दीजिए, मैंने एक राउंड ऑफ ले रखा है। 40 प्लस 25 कर दीजिए तो आपका 65% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक्स में। और बाकी के जब बचे 35% वो लार्ज कैप या फिर कैश या डेप्ट फॉर्म में इन्होंने रख रखा है, तो वो कम रिस्क लेके चले। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा रिस्क थोड़ा बन जाता है दूसरे मल्टी कैप कैटेगरी में, क्योंकि मैंने देखिए दूसरे मल्टी कैप कैटेगरी का मैंने भी रिव्यू कर रखा है, उनमें आप देखिए तो 45 या 42% तक का आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट दिखेगा, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप में 25 या 26% ये थ्रेशोल्ड को फॉलो कर रखा है। लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है, तभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो मैसिव है। अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न जो है इसने डेफिनेटली दिलवा रखा है, आपको 30% तक का रिटर्न दिलवा रखा है, तो एक रीजनेबल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप किस वे में ले रहे हैं, क्योंकि देखिए फिर यहाँ पे रिस्क तो ले रहा है और रिटर्न भी आपको दिलवा रहा है, और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो डेफिनेटली आप ये किस वे में ले रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको फीडबैक मान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल सा फीडबैक दूंगा। नेगेटिव फीडबैक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिस्क थोड़ा कम हो सकता था, और रिटर्न को थोड़ा इतना इतना जो 30% तक का रिटर्न है जो कंटिन्यूसली 2 साल तक है, वो भी मेंटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, ज्यादा ज्यादा रिस्क ले रखा है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखिए 65% तक का रिस्क ले रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ज्यादा बना रहेगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, रिटर्न भी उसके हिसाब से, रिटर्न में डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया, अगर डिसअपॉइंट करते, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं होता, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक सुपर नेगेटिव फीडबैक देता, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं ज्यादा कुछ बता पा रहा हूँ। वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे कंज्यूमर साइक्लिकल में 20.72% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 18.97% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17.77% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 15.63% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.02% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.98% तक एलोकेशन है, उसको हेल्थ केयर में 4.12% तक एलोकेशन है, उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.64% तक एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 2.33% तक एलोकेशन है, उसका रियल एस्टेट में आपका 1.55% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए, जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना,
कंज्यूमर साइक्लिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मेटल्स। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो टोटली बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं मेरे को यहाँ पे लगी है कि डाइवर्सिफिकेशन के मामले में। तो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने प्रॉपर्ली किया है और ठीक-ठाक सा किया है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूँगा सेक्टरल एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, वो है योगेश पाटिल, इनका एक्सपीरियंस है 4.17 ईयर्स का, और सेकंड जो आपका दीक्षित मित्तल, इनका एक्सपीरियंस है 3.20 ईयर्स का। तो देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि देखिए दोनों ठीक-ठाक से एक्सपीरियंस, फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मैं मानता, लेकिन ठीक-ठाक से एक्सपीरियंस है। आप इनके बारे में टैग कर सकते हैं, मतलब इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में कैसा रिटर्न दिलवा रखा है और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो इसमें क्या कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, आप इनके बारे में रिसर्च करें और जानिए कि इन्होंने कैसे पास्ट में स्ट्रैटेजी अपनाई है और कैसा रिटर्न दिलवा रखा है। तो फंड मैनेजर के मामले में एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए, यहाँ पे 2 साल के हिसाब से मैं बताऊँ, अभी तक तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटल में ये थोड़ा ज़्यादा स्मॉल कैप में एलोकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क ज़्यादा बना रहता है। तो आप कैसे लोग इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, एलआईसी का जो है ना, आप दूसरे म्यूचुअल फंड में देखें, स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए, तो उनमें आपको एक्सपेक्टेशंस का 0.47 पर सॉरी 1.4% या 1.45%, तो वहां पे अगर आप एम साइज देखेंगे या दूसरे देखेंगे, लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं रहा है और रिटर्न भी थोड़ा कम दे रखा है, तो एकदम बेकार आपको एलआईसी के म्यूचुअल फंड मिलेंगे। लेकिन ये अभी जो मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मुझे देखने को मिला, ये एकदम बढ़िया मिला है कि मतलब यहाँ पे एक मैं इसे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा उस मामले में कि मतलब इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है और ठीक ठाक सा आपको सेक्टर एलोकेशन भी देखने को मिलेगा। तो इसके मामले में मैं बताऊं, तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपका 7 से 10 साल का टाइम फ्रेज है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो इसका रेंज जो है 18 से लेकर 22 या 23% तक का आपको इसके बीच में रिटर्न मिलेगा, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए वेट करेंगे। ये मत सोचिए कि हर साल आपको 30-30% देता रहेगा, ऐसा नहीं देगा। आपका एवरेज आउट होके 18 से लेकर 22 या 23% के बीच में आपको मिलेगा। ये थोड़ा रिस्क लेके चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मल्टी कैप कैटेगरी में रिस्क है, क्योंकि 65% का एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलने के चांसेस है, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी अदर मल्टी कैप कैटेगरी का फंड। तो यहाँ पे आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका रिस्क की कैटेगरी, इसका रिस्क अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर जो लार्ज कैप का जो रिस्क रहता है ना, और मिड कैप का जो रिस्क रहता है, उसके बीचों बीच रिस्क लेके चलता है। मतलब ना तो ये मिड कैप जैसा जैसा रिस्की है, ना तो ये लार्ज कैप जैसा सेफ है। मतलब लार्ज कैप जैसा जो रिस्क लेके चलता है, ये उनके बीचों बीच रिस्क लेके चलता है। देखिए, आपका जो लार्ज कैप का जो रेंज रहता है रिटर्न का, वो आपका 15-16% रेंज रहता है लॉन्ग टर्म में, और आपका जो मिड कैप का रहता है वो 20 से लेकर 25% के बीच में रहता है। लेकिन जो मल्टी कैप है ना, वो आपका 17% से लेकर 23% के बीच में रहता है, इसके बीच में आपको रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रखा है, थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको फेस करने मिलेगी और थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है फंड मैनेजर उनकी स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करती है, वो आप इस पर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।